स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और आज जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पूछा जाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में भी पूछा जाता है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पूछा जाता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। कंपोजिट मटेरियल का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप हमारे साथ सॉल्व करिएगा। इसलिए कॉपी, पेन और कैलकुलेटर तीन चीज़ें लेके आप बैठिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ब्रोंज का है, सेकेंड पार्ट एल्युमिनियम का है, थर्ड पार्ट स्टील का है ना। और इसमें कह रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब तीनों पार्ट का जो एरिया है यूनिफॉर्म है। ये 200 mm², मतलब इसमें जो एरिया दिया हुआ है A1 फर्स्ट पार्ट का, A2 अगर हम मान लें सेकेंड पार्ट का और A3 मान लें थर्ड पार्ट का, तो तीनों पार्ट का एरिया क्या है 200 mm²। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे कह रहा है कि लोडेड एज सोन इन फिगर, इस पर कुछ लोड लग रहा है। यहाँ पे 100 किलो न्यूटन, 35, 30 और P, इस तरह से लोड लग रहा है। आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन एक्सियल लोड P, ये लोड P कितना होगा ये पता करना है। लोड P कितना होगा ये हमें पता करना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद कह रहा है स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन, मतलब सेक्शन 1 में स्ट्रेस कितना है, सेक्शन 2 में स्ट्रेस कितना होगा और सेक्शन 3 में स्ट्रेस कितना होगा, ये भी हमें पता करना है। इसके साथ साथ कह रहा है कि एंड द टोटल चेंज इन लेंथ इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रोंज इज 100 गीगापास्कल, एल्युमिनियम 70 गीगापास्कल एंड स्टील 200 गीगापास्कल। मतलब डेल एल ऑफ बार भी हमें पता करना है कितना होगा, डेल एल ऑफ बार कितना होगा ये पता करना है। हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है ब्रोंज, तो हमने ब्रोंज को फर्स्ट पार्ट मान लिया है, तो हम लिख सकते हैं कि हमें गिवन है E1 कितना दिया है 100 गीगापास्कल, E1 दिया है 100 गीगापास्कल। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लोड है ये किलो न्यूटन में है और एरिया किस में है mm² में, लेंथ किस में है mm में, तो हमें इस गीगापास्कल को भी किलो न्यूटन और mm के कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। तो एक फार्मूला आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि 1 गीगापास्कल इक्वल टू होता है 1 किलो न्यूटन पर mm²। कहीं पे इसको नोट कर लेना है ना। जब हम गीगा पास्कल को, क्योंकि पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और गीगा लग गया तो 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर को mm² में चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर को, तो 10 पावर 6 हो जाएगा, तो ऊपर 10 पावर 3 बचेगा, 9 में से 6 जब माइनस करेंगे तो 10 पावर 3 न्यूटन का मतलब होता है किलो न्यूटन, है ना। तो इसीलिए जो 1 गीगापास्कल है ये इक्वल टू होता है 1 किलो न्यूटन पर mm²। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर mm²। इसी तरह से हमें एल्युमिनियम जो सेकेंड पार्ट है इसका दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस 70 गीगापास्कल, तो जो E2 दिया हुआ है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये दिया हुआ है 70 गीगापास्कल, तो इसको हम लिख सकते हैं 70 किलो न्यूटन पर mm²। और जो थर्ड पार्ट है जो कि स्टील का है इसको हम E3 कह सकते हैं। E3 दिया हुआ है 200 गीगापास्कल, तो 200 गीगापास्कल को लिख सकते हैं 200 किलो न्यूटन पर mm²। मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो गया, यूनिट चेंज हो गई, क्योंकि गीगापास्कल को हम किलो न्यूटन पर mm² लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। लोड हमारा किलो न्यूटन में, लेंथ और एरिया सब mm में था, तो ज़्यादा कुछ यूनिट में चेंज नहीं करना पड़ा। तो अब हम लोग एक एक पार्ट की एनालिसिस करते हैं और तीनों पार्ट में स्ट्रेस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की हमें BD बनाते हैं और फिर स्ट्रेस हम लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट को यहाँ से अगर बाहर निकाल लिया जाए फर्स्ट पार्ट को और इसकी BD बनाएंगे, तो फर्स्ट पार्ट पे जो लेफ़्ट वॉल है इस पे कितना लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन। इस पे जो लोड है ये लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन। तो 100 किलो न्यूटन का लोड अगर लेफ़्ट वॉल पे है तो उतना ही क्या करना है हमें राइट वॉल पे लगा देना है, क्योंकि नेट फोर्स हमारा कितना होना चाहिए, नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों वॉल पे 100 किलो न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से क्वेश्चन में देखें
तो इसमें हमसे एक्सियल लोड P भी पूछा है। तो मैं ये सोच रहा था कि पहले आपको P बता दूं कितना आएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में हम इसको यूज भी करेंगे, है ना। तो P अगर निकालना है, पहले हम इसी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं एक्सियल लोड P का, उसके बाद हम ये स्ट्रेस वाला काम करते हैं। तो एक्सियल लोड अगर P निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो इसमें देखिए P क्या है, राइट वर्ड लग रहा है, तो राइट वर्ड को प्लस लिख देते हैं। तो P और ये -30 प्लस 35 और -100 इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दिया तो P -30 प्लस 35 -100 इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं P इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 और 35 माइनस ये +5 और -100 कितना आ गया 95, -95 राइट साइड जाएगा तो +95 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो ये जो हमसे P पूछ रहा था कितना होगा, तो P कितना आ जाएगा 95 किलो न्यूटन, है ना। अब फिर से पुराने टॉपिक पे आते हैं, हमें फाइंड करना है स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट का BD बना लिया है। फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ है वो कितना है 200 mm फर्स्ट पार्ट की लेंथ है, और फार्मूला हो जाएगा जो सिग्मा का फार्मूला होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है P/A, ये फार्मूला होता है स्ट्रेस का। तो यही फार्मूला हम सभी पार्ट में यूज़ कर लेंगे, है ना। तो हमारा जो सिग्मा 1 आएगा, सिग्मा 1 ये आ जाएगा P1/A1। तो P1 कितना है 100, तो ये हो जाएगा 100/A1 कितना है, A1 A2 A3 सब 200 है, तो 100/200 कर देंगे। तो या फिर यहाँ से सिग्मा 1 इक्वल टू आ जाएगा 0.5 किलो न्यूटन पर mm², है ना। ये हमें फर्स्ट स्ट्रेस मिल गया। एक आंसर ये भी आ गया कि सिग्मा 1 कितना होगा, मतलब स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में कितना स्ट्रेस आ गया 0.5 किलो न्यूटन पर mm², क्योंकि P है ये, P किलो न्यूटन में है, एरिया mm² में है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन पर mm²। अब अगर फर्स्ट पार्ट का हम इलोंगेशन भी पता कर लें चाहे तो, क्योंकि हमें डेल एल ऑफ बार फाइंड करना है, तो एक एक पार्ट का हम इलोंगेशन भी निकाल सकते हैं, या उसको हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। सभी पार्ट में हम P पहले से फाइंड कर रखे हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम स्ट्रेस के लिए ही काम कर लेते हैं। अब देखिए सिग्मा 2 फाइंड करना है हमको इसमें, तो सिग्मा 2 फाइंड करने के लिए हम इस सेकेंड पार्ट की BD बनाएंगे। तो सेकेंड पार्ट की जब हमें BD बनाएंगे तो इसको देखिए ज़रा, सेकेंड पार्ट की BD कैसे बनेगी। तो सेकेंड पार्ट की BD बना रहे हैं यहाँ पे ये। तो सेकेंड पार्ट की जो लेंथ है वो कितना है 300 mm है सेकेंड पार्ट की लेंथ। और इस पे देखिए सेकेंड पार्ट पे इस वॉल को हम जरा बाहर निकालते हैं। इस वॉल को अगर हम बाहर निकालेंगे तो इस पे ऑन द लाइन कितना फोर्स है 35। इस वॉल को 35 किलो न्यूटन से राइट वर्ड पुल किया जा रहा है, जबकि इसके लेफ्ट साइड से 100 किलो न्यूटन का लोड है। लेफ्ट साइड से कितना है 100 किलो न्यूटन का लोड है। ध्यान देना, जब भी हम सेंटर वाले पार्ट का देखिए, जो कॉर्नर में साइड में पार्ट होता है उसमें तो बाहर की दीवार पे आप देख लो, बाहर वाली जो लाइन है उस पर देख लो कितना लोड है, उतना ही अपोजिट साइड लगा दो। लेकिन जो सेंटर में है उसमें ये काम नहीं कर सकते हैं, उस पर हमें क्या करना पड़ता है, ऑन द लाइन देखना होता है कितना है, प्लस लेफ्ट साइड से कितना आ रहा है। अगर हम लेफ्ट से सॉल्व कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट पार्ट लेफ्ट को माना, हम लेफ्ट से चल रहे हैं, तो इस लाइन पे 35 और लेफ्ट से आएगा 100, तो 100 माइनस 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। कितना आएगा 65 किलो न्यूटन। तो जो सेकेंड वाली पार्ट है इस वॉल पे जो लोड आएगा वो कितना आएगा 100 माइनस 35 दैट इज 65। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 65 किलो न्यूटन। अब उतना ही इस तरफ लगा दिया 65 किलो न्यूटन, है ना। तो ऑन द लाइन प्लस लेफ्ट साइड के फार्मूले से कैसे निकाला गया यहाँ पे आपको करके दिखाया है ना। तो इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे हम लोग इस सेंटर पार्ट पे लोड निकाल लेते हैं, नेट फोर्स कितना आता है। तो 100 माइनस 35 65 आया, यहाँ पे लगा दिया। अब अगर हम सिग्मा 2 की बात कर लें, सिग्मा 2 की, तो सिग्मा 2 इक्वल टू हो जाएगा P2/A2। तो P2 कितना है 65 है, और A2 कितना है जितना A1 था, यानी 65/200। तो ये कितना आ जाएगा, डेसिमल में आएगा, ज़रा कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करिए। सिग्मा 2 बताइए, आई थिंक 0.325 आएगा ये,
किलो न्यूटन। एक बार कैलसी से आप लोग चेक करके ओके कर दो, अगर ये सही है तो कैलकुलेशन 65/200 इक्वल टू 0.325 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना। अब थर्ड पार्ट का इलोंगेशन हम लोग फाइंड करते हैं, ओ सॉरी इलोंगेशन नहीं, स्ट्रेस फाइंड करते हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट का हो गया, स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन सेकेंड हो गया। अब हम लोग निकालते हैं कि सिग्मा 3 कितना होगा। तो सिग्मा 3 फाइंड करने के लिए थर्ड पार्ट की बेडी बनाते हैं, थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमारा स्टील का है, थर्ड पार्ट जो है ये स्टील का बार है, और इस पे देखिए जो P आया है कितना आया है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो P हमारा आया है 95 किलो न्यूटन, 95 किलो न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे जो P आया है 95 किलो न्यूटन। अब उतना ही हम क्या करेंगे, इस लेफ़्ट साइड पे लगा देंगे। 95 किलो न्यूटन यहाँ लेफ़्ट साइड पे लगा दिया, 95 किलो न्यूटन ये लेफ़्ट साइड पे लगा दिया थर्ड पार्ट में। और थर्ड पार्ट की जो लेंथ है ये कितना है 150 mm, 150 mm, है ना। देखिए फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जो आउटर वॉल पे लग रहा है उसी के अपोजिट उतना ही दूसरी वॉल पे लगा दीजिए आप, है ना। 95 यहाँ लग रहा है तो इतना यहाँ पे लगा दिया। अगर इस पे ऑन द लाइन प्लस लेफ्ट साइड का फार्मूला लगाओगे तो उससे भी आ जाएगा। जब आप देखोगे ऑन द लाइन 30 और लेफ्ट से 35 आ रहा है और 100, तो 100 और 30 ऐड हो जाएंगे 130, 130 माइनस 35 करोगे तो 95 ही आएगा यहाँ पे, है ना। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट इसको देखिए कितना है। अगर ये 95 है तो इस तरफ भी 95 ही होगा। अब हम लोग फाइंड करते हैं थर्ड पार्ट में स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा 3। तो सिग्मा 3 इक्वल टू P3/A3। तो P3 है 95 और A3 कितना है, जितना A1 A2 था तो 200। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करके बताइए कि सिग्मा 3 कितना आ रहा है। आप लोग कैलकुलेटर लगाइए, कैलकुलेटर से बताइए कि 95/200 करेंगे तो कितना आएगा। मुझे लग रहा है 0.475 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा सिग्मा 3 को कि इतना ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर आंसर वेरी करता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो हम इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लिया स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन, है ना, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है एंड द टोटल चेंज इन लेंथ। तो डेल एल ऑफ बार फाइंड करने के लिए कह रहा है कि डेल एल ऑफ बार क्या होगा। तो डेल एल ऑफ बार फाइंड करने के लिए हम क्या करें, तीनों पार्ट का इलोंगेशन निकाल लें, तीनों पार्ट का इलोंगेशन निकाल लें, है ना, और फिर उसको ऐड कर देते हैं तो डेल एल ऑफ बार आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ रफ नहीं करना चाहता हूँ, यहीं पे निकालता हूँ एक एक पार्ट का, और तीनों पार्ट का इलोंगेशन निकाल के फिर हम लोग सम कर लेते हैं। तो डेल एल ऑफ बार इक्वल टू जो होगा ये डेल एल 1 प्लस डेल एल 2 प्लस डेल एल 3। तो डेल एल 1 फर्स्ट पार्ट में अगर हम इलोंगेशन पता करें कितना होगा, तो इलोंगेशन का फार्मूला होता है PL/AE। तो ये हो जाएगा P1L1/A1E। तो P1 कितना है, P1 है 100, L1 कितना है 200 है, तो 100 × 200/E, A1E, A1 कितना है 200 और E है हमारा 100, फर्स्ट पार्ट का E1 हो जाएगा 100, है ना। इसको E1 लिख देता हूँ। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो डेल L1 यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 mm, क्योंकि इसमें सब इक्वल है, सब सेम है। इसी तरीके से अगर हम डेल L2 निकालते हैं, डेल L2 निकालते हैं तो डेल L2 इक्वल टू ये हो जाएगा P2L2/A2E2। तो P2 कितना है, सेकेंड पार्ट पे जो फोर्स आ रहा था 65 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 65 × L2 कितना है 300, तो 65 × 300 अपॉन एरिया सबका सेम है 200 इंटू यंग्स मॉडुलस सेकेंड पार्ट का कितना आया था, सेकेंड पार्ट E2 ये आया था 70, तो इंटू 70 कर दिया। तो यहाँ से इसको ज़रा कैलकुलेट करिए डेल L2 और बताइए कितना आएगा। तो आई थिंक 2.75 या फिर 2.74 ऐसे ही कुछ आना चाहिए। ये एक बार आप लोग कैलकुलेट करके इसको वेरीफाई कर लो, है ना। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं डेल L3। तो डेल L1 आ गया, डेल L2 आ गया, और डेल L3 फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो डेल L3 इक्वल टू हो जाएगा P3L3/A3E3। तो P3 कितना है आपका, P3 है 95, थर्ड पार्ट पे जो लोड लग रहा है ये कितना लग रहा है 95 लग रहा है। तो ये इक्वल टू हम लिख देते हैं यहाँ पे डेल L3 95
और लेंथ है इसका कितना 150 P3L3 अपॉन A3 हो जाएगा 200 और E3 कितना है, E3 भी है 200। इसको भी कैलकुलेट करिए डेल L3 और बताइए कितना आएगा। तो 0.356 आना चाहिए ये डेल L3, आई थिंक 0.356। एक बार आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए कि डेल L3 कितना आ रहा है। डेल L3 0.356 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर यही सेम वैल्यू है तो अच्छा है, कुछ वेरी करता है तो फिर कमेंट करके बताइएगा तो उसको पिन कर देंगे। तो इस तरह से तीनों पार्ट का इलॉन्गेशन फाइंड कर लिया। ये इंडिविजुअल इलॉन्गेशन है एक एक पार्ट के, और हमें निकालना है डेल ऑफ बार। तो डेल ऑफ बार निकालने के लिए अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट जो है टेंसाइल है, सेकेंड पार्ट में भी लोड टेंसाइल है और थर्ड पार्ट में भी लोड टेंसाइल है, इसलिए डेल ऑफ बार इक्वल टू आ जाएगा डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3, है ना। डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3, ये इक्वल टू हो जाएगा डेल L1 हमारा आया है 1 प्लस डेल L2 आया है 2.746 प्लस डेल L3 आया है 0.356। इन सबको ऐड कर दीजिए और ऐड करके बताइए डेल ऑफ बार कितना आएगा। तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3, और इसको ऐड कर लीजिए ज़रा 1 प्लस डेल L2 जो है ये कुछ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये 2.746 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है। 1 मिनट में ज़रा कैलसी से इसको चेक कर लेता हूँ कि डेल L2 कितना आएगा, है ना। तो डेल L2 अगर हम चेक करते हैं तो ये आ जाएगा, क्योंकि मुझे 65 इंटू 300 और इसको डिवाइड करना है 200 इंटू 70 से इंटू 70 डिवाइडेड बाई देखिए ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ऊपर वाला टर्म एक ब्रैकेट में और नीचे वाला टर्म दूसरे ब्रैकेट में पुट करिएगा। तो ये आ जाएगा 200 इंटू 70 ब्रैकेट क्लोज किया, 1.392 आ रहा है, तो हम इसको 1.39 ही लिख देते हैं, 1.39 mm, है ना। तो ये डेल L2 जो है ये आएगा 1.39, 1 प्लस 1.39 प्लस 0.356, तो डेल ऑफ बार आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1.39 प्लस 0.356, ये आ जाएगा 2.746 mm। आप लोग भी आंसर चेक करिएगा, 2.746 mm। तो ये आ गया डेल ऑफ बार, है ना। तो डेल ऑफ बार इज इक्वल टू 2.746 mm, ये आ रहा है। डेल L2 में एक करेक्शन था वो मैंने कर दिया है, आप लोग भी यहाँ करेक्शन कर दीजिएगा, इसको इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आंसर वेरी कर जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कंपोजिट बार जब मिलेगा तो वहाँ पे आपको यंग्स मॉडुलस अलग अलग मिलता है ना, और यूनिट थ्रू आउट सेम होनी चाहिए, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। स्ट्रेस का फार्मूला होता है P/A, तो इसी फार्मूले को यूज करके हमने तीनों पार्ट का स्ट्रेस निकाल लिया, और डेल ऑफ बार क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके डेल ऑफ बार निकाल लिया है। तो 2.746 आ गया है ना। उसके पहले हमसे ये अननोन फोर्स P था यहाँ पे, तो ये P भी पूछ रहा था कितना होगा, तो इस P को निकालने के लिए सिग्मा Fx इक्वल टू 0 किया, यहाँ से P 95 किलो न्यूटन आ गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी, और एग्जाम में अगर आता है तो आप इसे ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।